हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन। आज मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसेट को लेकर आपके सामने आया हूं और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में 2 पेपर होता है और सीसेट का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि यदि उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके फर्स्ट पेपर जीएस की जो आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा, और जब आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे। तो सीसेट के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीसेट में 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटे का होता है और एक क्वेश्चंस का जो वैल्यू है वो 2.5 मार्क्स होता है। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो 0.833 आपके मार्क्स जो है कट होते हैं। तो कुल मिला के यह देखा जा सकता है कि इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। 80 क्वेश्चंस में से यदि मैं कहूँ तो आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथ में भी आप देखेंगे कि नंबर जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, न्यूमरेसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होता है, अर्थमेटिक के बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को रखेंगे कि जो प्रीवियस 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको पहले आप चैप्टर वाइज बना लीजिए कि कौन कौन सा आया है। जैसे मैंने रीजनिंग में देखा है कि रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही आता रहा है, और 10 ही ऐसे चैप्टर बनते हैं जिसमें से रीजनिंग, नॉन रीजनिंग का क्वेश्चन आता रहा है। तो जो क्वेश्चन आता रहा है बस उसी को आपको फोकस करना है, क्योंकि बहुत बल्कि बुक्स है। बल्कि बुक्स की अगर सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग, रेलवे और फिर एसएससी की हो जाएगी। यूपीएससी बिल्कुल ही स्पेसिफिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से केवल नंबर को बदल दिया जाता है और क्वेश्चंस के केवल हेड और टेल में चेंज करके, नंबर्स को चेंज करके और फिर क्वेश्चन आपके सामने ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। हाँ, यह जरूर है कि रीजनिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रीजनिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो रीजनिंग बिल्कुल रिकनेक्टिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। क्योंकि रीजनिंग में जो मैंने देखा है कि आपको पाई चार्ट, डायग्राम, वेन से संबंधित, उसके बाद एक स्टेंजा दिया जाता है, आपकी एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन पे से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करिए 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की। फिर आप क्या करेंगे कि ऑलरेडी इसके लिए स्पेक्ट्रम की गाइड आई है, अरिहंत की गाइड है, जिसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको होगी। और ये दोनों गाइड में केवल वही सेक्शन को इंसर्ट किया गया है, समावेश किया गया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि बिल्कुल उन्हीं चैप्टर को प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब जैसे एक और प्रश्न आपके सामने आता है कि कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ होता है, अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो कंप्रीहेंशन को कैसे सोल्व करें? कंप्रीहेंशन की समस्या ये होती है कि जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनके लिए तो बड़ा इजी होता है। हिंदी मीडियम में क्या होता है कि इंग्लिश को ही और ट्रांसलेट किया जाता है, तो कई बार जो उसके मीनिंग्स है वो बदलते रहते हैं। तो जब भी आप कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें पहले क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद आप सोल्व करना शुरू करिए या पढ़ना शुरू करिए कंप्रीहेंशन को। वही मेथड हम लोग करते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आती थी और सही होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती थी। तो कंप्रीहेंशन तो बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा। यह सोचना कि हम मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग करेंगे और कंप्रीहेंशन अगर आपको एस्केप करते हैं तो हम सेफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कंप्रीहेंशन के जो पोर्शंस है उसमें गलती होने की संभावना 30% होती है। जब गलती होने की संभावना 30% होती है तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या यह हो जाएगी कि 30 से भी नीचे आपका सही हो सकता है। फिर अगर 1/3 को देखेंगे कि आपका निगेटिव जाएगा तो आपके जो 27, 26, 10 तक, यानी 25 से 27 ही आपका सही होगा। और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम निगेटिव को घटा के 28 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए, यानी 1/3।
तभी जाके 33% तभी आपका होगा। तो सेफ होने के लिए सबसे बेटर वे यह है कि कम से कम 50 क्वेश्चन आप सोल्व करिए। उसमें अगर 10 से 15 गलत भी होता है, सपोज डेट मैक्सिमम अगर 15 आपका गलत होता है तो 35 आपके सही हुए। और उसमें से यदि 15 गलत होते हैं, इट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस आपके लेस होंगे, यानी 30 आपका सही होगा। मैं वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत होने की संभावना है। लेकिन जहाँ अगर आप अटैम्प्ट अपना बढ़ाते हैं, 55 या 60 करते हैं और एक्यूरेसी अच्छी रहती है, तो आपके लिए ईजी होगा। बट सीसेट बिल्कुल प्रैक्टिस का यह वर्क है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको मैथ आती है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से आता है, डिसीजन मेकिंग आप प्रॉपर कर पाते हैं, बट जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसका रीज़न भी यह होता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि इसको करें उसको करें, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन से 5, और कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी और गलत होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एक जनरलाइज हमेशा मानसिकता रखनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप यह मत सोचिए कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछी है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा हाई फाई पूछा होगा जिससे कि हम कुछ अलग वे में सोचने लगे। क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन है सीसेट का तो उसमें से 40 क्वेश्चन ईजी होता है, 40 क्वेश्चन टफ होता है। तो 40 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन जो है सभी लोग सोल्व कर पाते हैं। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 20 और भी क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसकी भी आप पहले से तैयारी करके जाइए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप मैथ रीजनिंग में आप उलझ गए, आपको दिक्कत हो रही है, सीधे आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाएं। कॉम्प्रिहेंशन में भी जो छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन रखे गए हैं उसको पढ़िए और फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप पहले क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद जो है सब सोल्व करना शुरू करिए, तब जाके आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि बुक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी आपकी तैयारी जो है प्रॉपर हो पाएगी। तो RS अग्रवाल की मैथ आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको देखिए। और उसके शुरू का जो चैप्टर है जिसमें कि आपको अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप उसमें देखेंगे कि डिस्टेंस, टाइम, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, वो देख लीजिएगा। तो शुरू का 7 से 8 चैप्टर महत्वपूर्ण है। अर्थमेटिक से क्वेश्चन की संभावना बहुत कम होती है, 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो वो क्वेश्चन को आप पहले ही टिक लगा लीजिएगा, और जल्दी ही आपको हम बुक में टिक करके भी आपको एडिट करके आपको बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको देखना है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक मैं रिकमेंड करूँगा, उसमें अच्छे से समझाए गए हैं। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में बिल्कुल अगर आपने 10 डेज प्रैक्टिस किया तो आपके रीजनिंग आपके हाथ में होगा। कहीं से भी रीजनिंग को समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चन भी इतने नहीं पूछे जाते हैं कि जिससे आपको दिक्कत होने लगे। तो RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग को आप देखिएगा तो आप ऑटोमेटिक सेफ जोन में रहेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कि आपको वेन डायग्राम, पाई चार्ट से या फिर आयत से, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको आंसर निकालना होता है। स्पेशली जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो तो बिल्कुल ही ईजी होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वर्बल रीजनिंग में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि आप वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं RS अग्रवाल के लिए। कॉम्प्रिहेंशन की तरफ बढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको अरिहंत की जो गाइड है वो बहुत अच्छी है, उससे आप प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट 100 से ज़्यादा सेट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 100 सेट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में चले जाते हैं, आपकी एक थिंकिंग बन जाती है और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। अगर उसको आप बना लेते हैं, 100 से ज़्यादा उसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप स्पेक्ट्रम की गाइड भी है जिसको प्रैक्टिस आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। बट यह जरूर है कि हर दिन एक सेट की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
अब मैं कम्प्रीहेंशन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और इसमें गलती होने की संभावना भी 30% होती है। आप कितनी भी एक्यूरेसी रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो आंसर मानेगी और आप जो आंसर मानेंगे उसमें डिफरेंस आने ही आने वाली है। तो वैसी कंडीशन में या मान के चलिए कि 40 के 40 अगर आपने कम्प्रीहेंशन किया है तो आपका 30 ही सही होंगे, तो फिर आपकी निर्भरता जो है कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग पे आएगी। और अगर मैथ में बहुत प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है, तो रीजनिंग को आप बेटर कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग अगर आप बेटर हो जाता है तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं। तो सीसेट की तैयारी जो है कुल मिला के इस तरह से अपनी आप बढ़ाइए और प्रैक्टिस पर डे करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि पर डे प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपकी तैयारी सीसेट की अच्छी हो पाएगी। और सही वे भी यही है। डिसीजन मेकिंग के लिए कोई अलग से तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है कि आपको अपने कॉमन सेंस के आधार पे सॉल्व करना होता है। लेकिन 2-3 बातें आपको मैं बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग हमेशा विधि सम्मत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे डिसीजन मेकिंग आपको नहीं लेना है, इमोशनली आपको नहीं लेना है। विधि सम्मत होनी चाहिए पहली। दूसरी बात है कि व्यापक जनहित को प्रदर्शित करता हुआ होना चाहिए। इमोशनल डिसीजन आप डिसीजन मेकिंग में ना करें। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि कोरोना का एक ही वैक्सीन पहुंचा है गांव में और गांव के 100 लोग प्रभावित हैं, गरीब लोग हैं, और वहां का एक प्रधान यानी मुखिया सरपंच वो भी कोरोना से प्रभावित है। ऐसे कंडीशन में किसको आप उस वैक्सीन, कोरोना के वैक्सीन को देना चाहेंगे? आपका आंसर हो सकता है कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे ज़रूरतमंद है, जिसका कोई नहीं है, बीपीएल में है, उसको आप वैक्सीन को दीजिए। बट ये सही नहीं है। आप यहाँ ह्यूमन बॉडी के वैल्यू की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रधान, मुखिया, सरपंच जो हैं उन्हीं को वैक्सीन देना पड़ेगा। ये हुआ सही डिसीजन। तो आंसर को आपको ऐसे देखना है। जब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे आप आईएएस ऑफिसर हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं और कहीं पे राइट्स दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आप निकल गए हैं अपनी पूरी फौज के साथ, और आपकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और उनको लेबर पेन स्टार्ट होता है और उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बीच रास्ते में आप क्या डिसीजन करेंगे? आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बच्चा जो आने वाला है उससे बहुत प्यार करते हैं, इसमें क्या करेंगे आप? कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम रिटर्न चले जाएंगे, एसपी को बोलेंगे कि आप काम को संभालिए, या हम एसपी हैं तो डीएम को बोलेंगे कि आप आगे देखिए सर, मैं जल्दी ही हॉस्पिटल में उनको भर्ती करके तुरंत आ रहा हूँ। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम अपने स्टाफ को भेज देंगे। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम अपने घर वाले को बोलेंगे को लेकर चले जाएं। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि हम खुद चले जाएं। देखिए, यहाँ मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको इमोशनल डिसीजन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिविल सर्वेंट हैं, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लोगों, पब्लिक और गवर्नमेंट के लिए आप वर्क कर रहे हैं। व्यापक हित की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने फैमिली लेवल को और फैमिली चीज़ों को लेकर व्यापक हित को कहीं ना कहीं अहित कर रहे हैं। अगर आपके न जाने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। ऐसे में आपको अपने स्टाफ को या फैमिली मेम्बर्स को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। स्टाफ को भेजना होगा कि आप हॉस्पिटल लेके जाएं, जैसे ही मैं इधर से फ्री होता हूँ या स्थिति कंट्रोल होती है फिर मैं आ पाऊँगा। आप कभी भी ये इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे हॉस्पिटल, अपनी वाइफ को लेकर चले जाएंगे। तो ये आपके डिसीजन करते समय हमेशा लीगल पॉइंट को देखना होता है। मैं तीसरा अगर आपके सामने डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन रखूं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़का है, दोनों बालिग है और दोनों शादी करना चाहते हैं, और इस मैटर को लेकर किसी सोसाइटी में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, उसमें हो सकते हैं कि 10 लोग मर भी गए होंगे, और दोनों ही आपके डीएम आवास में आकर आपसे प्रश्रय मांग रहे हैं, या एसपी हैं आपके सामने आ गए हैं कि हमें बचा लीजिए सर, नहीं तो हम दोनों को भी मार देंगे। आपकी क्या वो मन स्थिति होगी? आप उसमें क्या डिसीजन करेंगे? उसमें डिसीजन एक ये हो सकता है कि दोनों को अपने अपने घर भेज देंगे और मामले को शांत करा देंगे। दूसरा डिसीजन हो सकता है कि दोनों को ही हम कहीं दूर भेज देंगे यहाँ से। तीसरा डिसीजन हो सकता है कि अपने आवास में ही रखेंगे, और चूंकि ह्यूमन राइट्स है कि दोनों बालिग हो चुके हैं, दोनों की शादी के लिए हम पहल करेंगे। चौथी स्थिति हो सकती है कि जब तक स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तब तक दोनों को अपने अपने घर भेज देंगे और बोलेंगे दोनों सोसाइटी को कि भाई अपने अपने घर चला गया, आप अपने घर में रहिए। 10 लोगों के मरने के बाद भी जब डिसीजन लेना पड़ता है तो उसमें फिर से हम लीगल पॉइंट की बात करेंगे,
आपको दोनों को अपने आवास पे या सुरक्षित जगह पे रखते हुए दोनों की शादी और ये तमाम जो विधि विधान है लीगली पॉइंट से या रजिस्ट्रेशन मैरिज वगैरह आपको करानी होगी और कंट्रोल करना होगा राइट्स को। और जो आगेवान है, दोनों ही सोसाइटी के जो लीडर्स हैं उनको बैठा के बात करना होगा। आपको अपनी जो आर्मी है उसको भी उतारनी पड़ सकती है, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि जो ह्यूमन राइट्स है और जो कोई भी लड़का लड़की शादी करना चाहता है या जो एलिजिबल है तो आप उसमें उसको सपोर्ट करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियां में आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर पे आप लोगों का डिसीजन जो है वो यह होगा कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र में भगा देंगे और फिर सामने को शांत कर देंगे। लेकिन हो सकता है दोनों को डेथ कर दी, मार दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल अगर आता है, खाप पंचायत आप देखते होंगे हरियाणा पंजाब की तरफ, वहाँ भी डिसीजन अगर आप एक एग्जाम्पल प्रशासन ने सेट किया, इसका मतलब सोसाइटी के बीच जो जाति धर्म की जो दीवारें हैं वो टूटेगी और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। उसका ह्यूमन राइट्स है और जो लोग भी इस दंगे और इस फसाद करके स्थिति खराब कर रहे हैं उनका अगेंस्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपकी कोशिश यह होगी कि दोनों ही सोसाइटी के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो होल्ड रखते हैं उनके साथ मीटिंग करा के आप समझा के कानूनी दायरे बताने होंगे, और उस चीज़ को अगर वो नहीं समझते हैं तो आपको फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जिससे पता चलता है कि व्यापक हित लीगली पॉइंट से विधि सम्मत आपको डिसीजन करना पड़ता है। और यह डिसीजन आपको न केवल IAS IPS ऑफिसर होने के बाद बल्कि PCS ऑफिसर होने के बाद भी आपको इस तरह के डिसीजन लेने होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बट हमेशा जो है वो बुद्धि विधि और कानून सम्मत ही आपको संविधान सम्मत ही निर्णय लेना पड़ता है।